पूछा नहीं मैंने कभी आपसे लेकिन ये जो पर्टिकुलर मेलोडी थी ये आपके दिमाग में चल रही थी। तो कभी इस पे हमें ये इसकी धुन क्या है, ये कैसे आई? आई नो इट्स अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग बट इफ यू कैन जस्ट टेल अस बिकॉज़ आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल वुड वांट टू नो दैट ये क्या है इन टर्म्स ऑफ डिटेलिंग की on which rag it was based on, how did it all come together? Oh, नो दिस ये फिल्म के लिए ना सर जितना सारा मैंने कंपाइल किया ये बहुत टूटा टूटा बहुत सारा कॉम्पोजिशंस जो कभी दिमाग में जैसे मैं ना कभी कॉम्पोजिशंस रिकॉर्ड नहीं करता हूँ जनरली मैं जो बनाता हूँ मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे जानना होता है कि वो मुझे याद होगा कि नहीं 1 महीना बाद अगर मुझे अचानक से याद आए तब जाके मैं उस पर काम करता हूँ तो ये जितने सारे टूटा कॉम्पोजिशंस थे ये मुझे याद थे और मुझे जैसे ही ये सिचुएशन समझ में आया ना तो मुझे कुछ धुन ऐसे ही मेमोरी से आया उठ के और उसी में से मैंने फिर बिल्ड करना चालू किया तो ये जितना सारा मोमेंट्स था ये राग बेस्ड ऐसे तो राग सोच के कभी नहीं बनाया व्हेनेवर आई मेड दिस लाइक ये जो पूरा कॉम्पोजिशन है ये इसको मैं 10 अलग अलग चीजों में तोड़ सकता हूँ जो अलग अलग टाइम पे मैंने कंपोज किया और वो ओवर द ईयर मैंने कभी शायद किया है आई रिमेम्बर मैंने इस ये गाने पे दिल उड़ जा रहे गाने पे मैंने पहली बार काम किया है 2011 पहला वाला मुखड़ा जो आता है वो 2 लाइन 2011 में मैंने कभी बनाया था फिर 2014 में कभी मैं एक कुछ बनाया था तो सारे गाने इनफैक्ट 2012 में पूरा गाना मैंने बना के ऐसे ही रख दिया था वो थोड़े कम अजनबी के लिए मैंने एग्जैक्टली वो वाला गाना मुझे याद है कि यही सही लगेगा शायद से और ये इतना प्रॉपर कॉम्पोजिशन अभी जैसे बन गया है वैसा नहीं था आइडिया जैसा एक उसमें वो धुन में कुछ किया हुआ है ऐसे शायद मैंने गुनगुनाया है कुछ गिटार के साथ वैसा कुछ रखा हुआ था तो उसमें से फिर एक स्ट्रक्चर बना के मैंने कोशिश किया क्योंकि आपका नैरेटिव था सी आई वाज हेल्प बिकॉज ऑफ दैट मुझे क्योंकि मुझे ऐसे क्लूलेसली मैं गाना नहीं बना सकता मुझे समझ में नहीं आता है कि जनरली कैसे मेरा खुद का स्टोरी होना पड़ता है इफ आई एम कंपोजिंग समथिंग फॉर माई सेल्फ ऑल्सो आई नीड टू हैव अ नैरेटिव कि मैं उस पर क्या क्या इमोशंस सेट करूंगा नहीं तो मेरे से नहीं होता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट बिकॉज आपका नैरेटिव बहुत क्लियर था कि ये गाने में ये हो रहा है और इस तरीके से फिल्म में आ रहा है तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया था उस हिसाब से मैं ना फ्रेजेस बनाता गया कि ये इमोशन के लिए ये सही होगा एंड देन वो कंपाइलेशन बनने के बाद आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि लिरिक कुछ भी आए ऑब्वियसली यही थॉट पे आना है इससे बाहर तो नहीं जाएगा और जो भी फिट होगा लिरिक के साथ वो फोनिकली हो या सुर के हिसाब से ही हो जो भी हो वो कहीं ना कहीं जाके स्मूथ करने का कोशिश करेंगे तो अच्छा ही लगेगा आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस वाज ऑलवेज देयर सिंस द बिगिनिंग वो मैं अकेले का बात कर रहा हूँ मैं सब लोगों का बात नहीं मेरे विजन में ये बहुत क्लियर था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है क्योंकि जैसे ही पता चल गया सबको कि हाँ ये गाना अच्छा लग रहा है तो वाई वाज वर्किंग फॉर यू गाइस एंड उसके बाद फिर तो जो भी करेंगे अच्छा ही होगा One of the first question, Arijit, that you asked us and you asked उमेश सर was कि आप जहाँ शूट कर रहे हो आपका घर शांति कुंज जी 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 लखनऊ वहाँ के साउंड्स क्या हैं आसपास आप क्या सुनते हो बताओ वहाँ पर लखनऊ का क्या साउंड है is there an instrument is there what is the atmosphere like in the first meeting हम लोग शूट पर जब शूट की तैयारी कर रहे थे so so this was one of the first questions Arijit asked us, you know, and we had, and that was the first process. And this Yeah.
constantly was a part of conversation कि वहाँ क्या सुनाई देता है. This disturbed me. बहुत दिन तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करूं फिल्म के लिए. This was a real question, क्योंकि मैं पियानो पे कुछ भी बजाऊं अच्छा ही लगता है. और हम लोगों ने इनफैक्ट ट्राई भी किया एक बार. रिमेम्बर हम लोग स्टूडियो में एक बार ऐसे ही ट्राई कर रहे थे कि ये सीन के लिए इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, तो अच्छा तो लगता है. बट पगलेट का वो जो स्क्रिप्ट है ना, पहले तो नाम उसका अलग था, बट जो एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है वो विदाउट बीइंग इंक्लूडेड इन द डायलॉग्स, वो जो एक अच्छी बात है स्क्रिप्ट की, कि प्लॉट को लेते हुए ही स्क्रिप्ट आगे बढ़ता है, बट आपको एक रूम का वाइब समझ में आ जाता है कि ये बरामदा ऐसा होगा, या धूप ऐसे निकलती होगी, या घर पे कैलेंडर, शायद पुराने कैलेंडर्स रहे होंगे रूम में, ऐसा समझ में आता है उस स्क्रिप्ट में. और वही चीज अगर वहां पे अगर पियानो बजेगा तो कैसे मतलब रिलेट करेंगे, वो हो ही नहीं पाएगा. वहां पे पियानो बज ही नहीं सकता. नो चांस ऑफ हियरिंग ऑफ पियानो एनीवेयर एल्स. तो बैंड्रा में होगा तो आई कैन रिलेट टू इट कि हाँ वहां पे बहुत सारा पियानो बजता रहता है, सबके घर पे रहता है पियानो, एंड देन यू हियरिंग समथिंग जो एम्बिएंट में है. तो वो चक्कर में फिर मैंने देखा कि नहीं, इंस्ट्रूमेंट मुझे नहीं मिल रहा है. तो मैंने सैंपल्स बनाना शुरू किया, सब साउंड्स ले लेके. तो मैंने मुर्शिदाबाद का, मेरे ऑफिस के अराउंड जो यहाँ, ये भी काफी बनारस जैसा जगह है, ऑलमोस्ट वो छोटे छोटे गलियां है वहाँ पे. आपने एक वीडियो कॉल पर आपने एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर हमें भी सुनाया. हाँ, तो मैंने एक, क्या नाम है इसका इंस्ट्रूमेंट का, जो असेंबल किया था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? हर्डी गर्डी करके एक तो इंस्ट्रूमेंट है. ओके, इट्स अ टॉय इंस्ट्रूमेंट जिसका पूरा पार्ट्स मिलता है, आपको खुद असेंबल करना होता है उसको, एंड इट्स अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट. उसको ऐसे बजाते हैं, ऐसे घुमा घुमा के बजाते हैं उसको. सुना था वीडियो कॉल पर. हाँ, तो मैंने देखा कि क्योंकि पंजाबी भी नहीं साउंड कर सकते, सारंगी डालेंगे तो वो पंजाबी हो सकता है, या राजस्थानी फोक जैसा साउंड करेगा शायद. स्ट्रोक में कुछ डालेंगे तो बंगाल साउंड करेगा दो तरह जैसे. तो काफी, और ये ऐसी जगह पे आपका लोकेशन है लखनऊ. वहां पे ज्यादातर वो ठुमरी, दादरा और कजरी ऐसे म्यूजिक ज्यादा होते थे वहां पे, राइट. इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, गजल. लखनऊ में तो लखनऊ घराना का जो तबला भी है, या कथक डांस भी है लखनऊ घराना, वो तो बहुत ही क्लासिकल. अभी फिल्म से कोई नाता ही नहीं है ये म्यूजिक का. तो काफी काफी दिमाग खराब हुआ है इसको लेके. Finally could do it, thank God. Divesh bhai, what about you? When you were writing the lyrics of this song, what was your process like? ये चूंकि पहला गाना था तो थोड़ा मैं परफॉर्मेंस एंजाइटी थी, खुद को भी साबित करना था, क्योंकि मैंने गुस्से में गाने लिखने बंद किया था फिल्मों के लिए, और खुंदक में थोड़ा सा. लेकिन ये पहली बार जो मैं भी सुन रहा हूँ, जब कंपोजर एक कैलेंडर की बात सोच रहा है, ये होता नहीं है फिल्मों में, और फिल्म के गाने लिखने की प्रोसेस में ये होता नहीं है. ज्यादातर यही हुआ कि सर एक गाना लिखना है, भेज दिया है, लव सॉन्ग है, अभी लव हो गया है, हो रहा है, होने वाला है, कुछ नहीं पता. तो लिरिसिस्ट का जो स्थान होता है हिंदी फिल्मों में, वो उस पुताई वाले की तरह होता है जो बिल्डिंग बन जाने के बाद उसको एक रंग चढ़ाने आना है. जब हमने इतनी डिटेल में बातें की, और मुझे ये मेरे साथ पहली बार हुआ कि डायरेक्टर जितना जानता है कैरेक्टर के बारे में और कहानी के बारे में, उतना ही मुझे लग रहा था कंपोजर भी जानता है, और इतनी गहराई से जानता है. और सो इट वाज अ वेरी इन्वॉल्व्ड, वेरी एंगेजिंग डिस्कशन, बिकॉज मेरा जो जर्नलिस्टिक माइंड है, सवाल पूछने का माइंड है, डिस्कशन या कॉन्वर्सेशन वाला माइंड है, वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो रहा था कि ये एक तरफा डिस्कशन नहीं है कि जी ये है, ये लिखना है, और एक स्टॉक इमोशंस पे नहीं था वो, कि नफरत, प्यार,
जो stock emotions पे नहीं था. It was nuanced, it was layered, and that's what I found very beautiful. और ये जो specific जो song में जो transition है, like you said, from a grief to jealousy within the space of what 2.5 minutes, वो बहुत fascinating था कि आप कैसे शब्दों का चयन करें और उस पर मोलभाव हुआ था हम लोगों का. And I also saw that there was a slightly divergent way in which the director and the composer were seeing that same situation from my vantage point, which is also very interesting. So I said, okay, this is a point of view, this is a point of view. How I want to write this is कि जब ये गाना कोई सुने तो सिर्फ इस सिचुएशन पर आधारित ना हो, उसमें एक यूनिवर्सैलिटी हो. और जो मेरा प्रोसेस हमेशा रहता है कि और मेरा सोचना ये रहता है कि क्या सुल्तानपुर में या सीतापुर में नहाते समय ये गाना कोई गा सकता है. वो मेरा लिटमस टेस्ट रहता है किसी भी उसका. तो बहुत मेरे लिए बहुत नया था, और यही शब्द कहूँगा, ये नया था, ये प्रोसेस नई थी. The kind of discussions I had with उमेश, with अरिजीत, की आप दोनों ने जो जितना जी लिया था वो पात्र, वो बहुत नया था मेरे लिए. गाना लिखना नॉर्मली क्या होता है फिल्मों में कि धुन के लेवल पे डायरेक्टर और कंपोजर एंगेज करते हैं और फाइनली एक धुन बन जाती है, और फिर एक ठीक है शब्दों को भरना होता है वहां पे. लेकिन शब्दों को भर नहीं रहे थे. मुझे याद है जब हमने वो लिखा फकीरा, आपके किचन में खड़े थे हम, बहुत मजेदार थे वो तो. किचन में खड़े होके हम पता नहीं कितनी देर वहीं खड़े रहे, और माय गॉड, और इतने सवाल आ रहे थे मेरे मन में और सवालों के जवाब थे आपके पास. तब तक मुझे याद है मैंने सबको धुंध में रखा था, सिर्फ ये बोल के कि मैं एक ट्रांस ट्रैक सोच रहा हूँ, बस मेरे दिमाग में है, मैं उसको प्रोग्राम नहीं किया है अभी तक, बैठा भी नहीं हूँ, इतना ही था. और तब भी ये डिस्कशन चल रहा था ये कुछ ऐसा करना. वो बड़ा मजेदार था वो नीलेश भाई का, कि वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमारी पिक्चर का, क्योंकि इट वाज अ कैथार्टिक पॉइंट, कैथारसिस हो जाती है उस संध्या के पात्र को. एंड मेरे दिमाग में क्या था कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, पूरा सब कुछ जो है सब खत्म हो जाए, क्योंकि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के बाद ही कुछ नया क्रिएशन शुरू होता है. तो उस पॉइंट पे पहुंचना था. तो मैं अरिजीत से सिर्फ ये बता पा रहा था कि सब कुछ इट्स वेरी वायलेंट सॉर्ट ऑफ image, and yet there is some very philosophical Sufi thought in it. So that was all I was able to tell him. So he put together this thing of trance, and in the kitchen में हम लोग काफी देर तक खड़े रहे, हम सिर्फ यही बताते रहे आपको कि ये सूफी वाला थॉट है कुछ, तो इस पे कुछ लिखना है. ट्रांस, we call it सूफी ट्रांस. Yeah, yes, सूफी ट्रांस. So and the first time मतलब that song is तो like कमाल है. वो जो पहली बार इन्होंने वो उसकी जो धुन सुनाई, और उसके बाद आपके जो फर्स्ट बार में आपके जो लिरिक्स आए हैं, मैंने पहले लिखा है, पहले उन्होंने लिखा है, इन्होंने उसके बाद कंपोज किया है. ये पूरे कोरा कागज इन्होंने मुझे दिया था, इसमें कोई बंदिश नहीं थी मेरे पास, मैं बस बरामदे में बैठा. ये नीलेश जी ने एक पांचाली भेजा था मुझे. अच्छा, इसको मैं पांचाली ही बोलूंगा हमेशा, क्योंकि पांचाली वो होता है अपना जो रिलीजियस स्क्रिप्ट होते हैं ना, बहुत लंबा ऐसा, और उसको राइट आई रिमेम्बर, बिकॉज़ जैसा होता है ना पांचाली. बिल्कुल तो पांचाली था मेरे लिए, इतना लंबा एक आया था, और मुझे पूरा वर्ड फिट करना था सारा. ये वाला अभी मुझे याद आया कि नीलेश ने बोला कि आपने बोला, अरिजीत बोल रहे हैं नीलेश को कि भाई ये थॉट है, आप कुछ लिखिए इस पे, तो फिर कहानी. एंड मेरी एंजाइटी ये बड़ी चली जा रही थी कि गाना बने कब. अब सब कुछ हो गया, डिस्कशन हो गया, सब कुछ हो गया, एंड सबको समझ में आ रहा है कि मतलब एवरीवन कुड फील व्हाट द आउटपुट इज गोइंग टू बी,
बट मतलब वही है कि मतलब हु इज गोइंग टू बेल द कैट, कि कौन सबसे पहले पहला कदम कौन उठाने वाला है। तो इन्होंने जो पहली बार वो जो लिरिक्स भेजे हैं, ओहो हो, मतलब इट वाज धमाल सर, सैल्यूट टू यू। क्या, एंड वो आपने जो अभी बात बताई, वो झुंगूर और वो पीछे वो सत्संग चल रहा है और वो माहौल, इट वाज मतलब कमाल का था। नहीं, आप लोगों ने वही उस किचन में खड़े होके जो ब्रीफ दिया था ना मुझे, और जितना, तो वो इमोशन, वो सुर एकदम पकड़ लिया था मैंने। और फिर लिखना आसान हो गया कि मरघट में भी फूल खिलेंगे, तिलस्म करेंगे। एक्चुअली ये गाने को लेकर मैं काफी टेंशन में था, क्योंकि इसमें इतना सारा एलिमेंट हो गया था, सिंथेसिस भर भर के गाने में, एंड ऊपर से ओवरलैपिंग वोकल्स, मतलब पागल फिरे फकीरा वाला के साथ रैप भी सुनना है, एंड यू नो अदर वोकल थिंग्स। तो इसमें सनी ने जिस तरीके से मिक्स किया, वो फाइनली सुनाई देता है सब अच्छे से, अदरवाइज फायदा ही नहीं था। मतलब स्पिरिचुअली ये गाना इतना इंक्लाइंड है। नहीं, लिरिसिस्ट ऊपर से झगड़ रहा था, हर शब्द सुनाई पड़ना चाहिए, हर शब्द सुनाई पड़ना चाहिए, नहीं समझ लो भैया। मैं उधर सनी को बोलता था कि भाई थोड़ा सा और क्लैरिटी, बट द वे ही हैज डन इट, मतलब आई कुड नॉट बिलीव कि ये ऐसे सुनने वाला है। नहीं, क्योंकि वो गाना मतलब जो जब से आपने उसको बनाना शुरू किया और जो फाइनली हमने सुना, वो एक अलग ही प्रोसेस ड्रास्टिक चेंज है उसमें, कि पहली बार कुछ सुनाई दे रहा है, अच्छा ये तो सुनाई नहीं दे रहा है यार, ये तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, फिर अच्छा ये सुनाई देने लगा है, अब क्या, and he was, I don't know, you were constantly adding layers and you know, I think there's some kind of सुनाई नहीं दे रहा था, ऊपर से मैं और चीजें डाल रहा था उसमें। हाँ, और अब there is some kind of a programming magic which has been done in that song, which only you know. काफी हुआ है इसमें, बहुत मजा आया मुझे। मैंने भी ट्रांस में ही काम किया है इस गाने पे, fully into trance. Yeah. थोड़े से कम अजनबी के बारे में बात करें थोड़ा। जी बिल्कुल। अरिजीत, कैसे आपने उसको? मैं तो पहले ये बताऊंगा कि ये गाना पहले रिजेक्टेड मोड में था ऑलमोस्ट, तो और हम सबको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। मैंने ऐसी धुन भेजा था पहले, और फिर हम लोग कॉन्सर्ट्स के रिहर्सल्स पे थे और रिकॉर्डिंग भी चल रहा था उस टाइम पे। तो दूसरा गाने का हम लोगों ने बातचीत किया, और ओवरऑल एक समझना था कि क्या करना है। रफ्तार का भी रिकॉर्डिंग चालू था, सब कुछ, मतलब मैं क्या करूंगा कुछ मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था, और ऑब्वियसली गुनीत और उमेश जी को भी समझ में नहीं आ रहा था कैसे आगे बढ़ेंगे इसको। एंड देन उसी मीटिंग के दौरान मैंने एक ऑप्शन सुनाया था कि ये गाने का ये ऑप्शन हो सकता है, बट फिर मैंने इंसिस्ट किया कि वो गाना अच्छा है पर यही गाना सही रहेगा शायद, मुझे तो अच्छा लगता है। एंड देन गुनीत आल्सो एडेड कि हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और उमेश जी ने भी बोला कि हाँ पर इसमें इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ा सा हैप्पी चाहिए मुझे, और ही ऑलवेज इंसिस्टेड कि इसको मुझे थोड़ा सा ब्राइट चाहिए, थोड़ा सा हैप्पी चाहिए। और उस टाइम पे इतना ब्राइट नहीं था जो अभी जैसा ब्राइट सुनाई देता है, इट वाज नॉट दैट ब्राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट मेरे दिमाग में था कि मैं इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स डालने वाला हूँ और क्या क्या करने वाला हूँ। तो मैं उनको सिर्फ बोलता रहता था कि आप चिंता मत करो सर, इसमें हो जाएगा करने में कुछ। बट आई एक्चुअली पुश्ड हिम कि हाँ ये गाना सही रहेगा। एंड देन मुझे कट टू ये रिलीज के पहले मुझे बोल रहे कि दिस इज द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द एल्बम, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। पूरा मतलब उल्टा ही हो गया मामला। एंड देन आई वाज ओवरवेल्म्ड व्हेन हिमानी sang it, मतलब वो होने के बाद जो गाना निकल के आया है इज नॉट अ
लिखने में मुश्किल था क्योंकि पंखों की मुडेरों पे नीलेश भाई, क्या बात है, मतलब कहाँ से, मतलब ये तो कमाल की लिरिक्स हैं। नहीं, मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि ओवरटली रोमांटिक नहीं है ना, वो जो इमोशन है वो बहुत इतना अंडर करेंट कि मतलब आप रोमांटिक भी नहीं हो रहे, आप यू जस्ट डिस्कवरिंग अ लिटिल मोर अ पर्सन हु इज पास्ड ऑन। आई मीन वहीं से आ गया थोड़े से कम। तो वो राइटिंग के हिसाब से मुश्किल था कि एक डेफिनेट एक बहुत नया ऐसे इमोशन पे लिखा नहीं अब तक कि which is not really there, which is not love, not affection, not, you know, it's very intangible. तो वो था। बट अरिजीत थोड़ा let's speak about the singers a bit, और जो बाकी साथी पर्दे के पीछे थे उनके बारे में बात करते हैं ना। एक तो सिंगर्स का बात होते ही याद आता है कि हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो हम लोगों ने सिंगर्स डिसाइड कर लिया था कि these are going to be the voices of Sandhya, और उसमें ही हम लोग ट्राई करेंगे। तो we tried, जैसे नीति मोहन को we tried, दिल उड़ जा रही, नीति मोहन ने बहुत अच्छा रेंडर कर दिया। एंड she did this all by herself because उस टाइम पे सब कुछ बंद था और लॉकडाउन था और घर पे ही सब रिकॉर्डिंग उस टाइम पे चल रहा था। तो she also did it all by herself, खुद ही रिकॉर्ड किया, खुद ही सारा कुछ इंजीनियरिंग एवरीथिंग she did और करके भेजा। एंड मैं था भी नहीं रिकॉर्डिंग में, she absolutely did it herself। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने कुछ थोड़ा सा भी हेल्प किया वॉइस डबिंग में। पूरा जो वोकल आपको सुनाई देता है कि वो उसी ने खुद ही पूरा डिसाइड करके अच्छे से एडिट करके, इनफैक्ट आई डोंट नो एडिट भी किया होगा कि नहीं, वो पता नहीं, पूरा टेक ही वैसा होगा शायद। 3 टेक मुझे भेजा। फिर हिमानी ने भी सेम वैसे जलंधर या कहीं तो उसने रिकॉर्ड किया रात में, 2 बार रिकॉर्ड किया फिर भेजा। शी आल्सो डिड इट बाय हरसेल्फ, 3 टेक। चिन्मयी ने उस तरीके से काम किया। एंड हम लोग पागल हो रहे थे इधर, हम लोग एक वॉइस आ रहा था और इट वाज साउंडिंग हेवीली, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस तरीके से चूज करें चीजों को। एंड देन झुम्पा मंडल का वॉइस था उसमें, और वो इनिशियली वो वॉइसेस पे मैं उतना ज्यादा काम नहीं कर पाया था, तो उतना ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। बट राइट नाउ जस्ट बिफोर द मास्टर हम लोगों ने मेक श्योर किया कि सारा अच्छा कंपाइलेशन इसमें रहे एंड इट साउंड्स ब्यूटीफुल। मुझे काफी लोगों ने मतलब ये बताया है कि वोकल्स काफी अलग से कट थ्रू हो गया है। सुमना बैनर्जी का भी वोकल्स बहुत अलग लग रहा है। लम्हा का जो एक अलग वर्जन बनाया है उसका। एंड देन ये जो सरप्राइज वाला गाना था लम्हा, उसके लिए वो पहले से मतलब तय था कि वो अंतरा मित्रा के साथ ही करना है, बिकॉज़ शी हैज दिस यू नो वेरी लाइक क्या बोलेंगे उसको, पोटेंशियल, काफी अलग अलग मिमिक्री टाइप का वो सोच सकती है। मतलब शी कैन थिंक ऑफ अदर सिंगर्स and try to understand the structural quality of that singer and deliver something like this with her own voice. तो वो एक टेक्निकल तरीका है एक अलग रूम में बैठने का। तो she had this beautiful effects बोलूंगा मैं, जैसे गीता दत्त इफेक्ट, जैसे थोड़ा सा यू नो पहले का लता जी का जो जितने सारे गाने हैं उसमें जो टेक्सचर्स आते हैं, और प्रतिमा बंदोपाध्याय, बंगाली में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, आरती मुखर्जी है, यू नो संध्या मुखर्जी। सो ये क्लासिक एक जो तरीका होता था गाने का, जो ऑपरेटिक एक तरीका होता था, वो तरीका को वापस से फिट करना, उसके लिए तो वो एकदम सोच समझ के प्लान करके गाना मैंने सोच कर रखा था। और जैसे ही गाना सेट हुआ तो मुझे लगा कि अंतरा वुड बी द परफेक्ट वन। तो अगर अंतरा इस तरह का ओल्ड वर्ल्ड चार्म गीता दत्त की आवाज लेके आ रही थी, तो जब आपने गाना गाया तो आपने कौन सी आवाज अपने तो मैंने पहली बार सोचा केएल सहगल की बात। अरे बाप रे। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग हैं ना वहाँ पे, जैसे हेमंता हो गए, फिर मुकेश हो गया, एंड देन यू नो नॉट किशोर कुमार एंड नॉट मोहम्मद रफी,
उसके पहले जो क्लासिक तरीका जो जैसे सचिन देव बर्मन का जो तरीका होता था गाने का, वो एकदम क्लासिक रविंद्र संगीत जैसे गाते थे हम लोग पहले। तो वो एक अलग तरीका है गाने का, वो उस तरीके से ही बहुत टाइम तक लोग गाना गाते थे। और वो एक बहुत क्या बोलेंगे, मतलब रियाज के लिए बहुत अच्छा तरीका है गाना। मतलब उस वॉइस जिस तरीके से थ्रो होता है उसमें, वो इतना प्योर तरीका है वॉइस थ्रो करने का कि उसमें आप गाओ तो आपको खुद को भी सुकून मिलता है। इट्स वेरी डीप एंड यू फील फ्रॉम योर स्टमक एंड काफी ब्रीदिंग के लिए बहुत मतलब अच्छा लगता है। सो आई थॉट कि हाँ ये एक तरीका, क्योंकि ये बोनस ट्रैक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं अपना नथिंग टू लूज, तो tried something which is absolutely experimental version of it right now। तो अभी तो ऐसे इस तरीके से नहीं हो रहा है। एंड देन वाज कंसर्न्ड अबाउट कि रीमेक जैसा भी ना लगे, कि ऐसा ना लगे कि एक पुराना गाने को लेके उसको स्पूफ तरीके की कोशिश कर रहे हैं, वैसा भी ना लगे, एक ऑथेंटिसिटी रहे उसका। आई थिंक दैट नीलेश जी हेल्प्ड, बिकॉज वो काफी मॉडर्न हो गया, लिरिक्स भी उसका मतलब विद द मीनिंग विद द थॉट, वो एक काफी उसमें मॉडर्निज्म है पर्सपेक्टिव में, एटीट्यूड में। So I think that's how singers really like, this is a album of singers I guess, बहुत अच्छे तरीके। राजा कुमारी राजा कुमारी एंड रफ्तार का तो राजा कुमारी had posted that story कि किस तरह से वो हिंदी के लिरिक्स राजा कुमारी लिखे हुए हैं, राजा कुमारी अकेले स्टूडियो में। मतलब Why don't you tell us about that? I want to say लास्ट मोमेंट तक मैंने राजा कुमारी को परेशान किया है। मास्टर के 2 दिन पहले भी मैंने एक ही वर्ड बेसिकली मिसिंग था, और वो she doesn't know हिंदी प्रॉपर्ली, वो थोड़ा सा सीख भी रही है, एंड शी इज रियली स्वीट, बहुत मतलब बार खुद ही उसने फोन किया कि आई थिंक आई कैन डू दिस अगेन, मुझे वापस भेजो, एंड शी डिड इट कपल ऑफ टाइम्स। वो पूरा गाना बहुत बार उसने डब किया खुद ही, एंड देन शी सेंड इट फाइनली, वो एक वर्ड भी फाइनली उसने भेजा, एंड शी वाज सो एक्साइटेड। उसने मुझे बताया कि मुझे ना ये पूरा गाना एक बार गाना है, आई फील रियली गुड अबाउट दिस। तो मुझे लगा कि ये तो मतलब ये मेरे लिए बोनस है बेसिकली, if राजा कुमारी sings it। So then I think somebody that you have not mentioned is Amrita. Amrita, of course. So this has been a journey for her also, because काफी सारा जॉनर्स उसने भी प्रैक्टिस किया है बहुत दिन से, एंड हम लोगों का बात होता रहता है, कॉन्वर्सेशन होता है कि किस तरीके से करना है, यू नो हाउ शी वांट्स टू डू। तो काफी मैं रोकता रहता हूँ उसको कि तुम सिर्फ आर्ट पे ध्यान दो, अभी बाकी सारा चीज मत करो जो लोग करते हैं, एंड शी डज इट दैट वे। वो काफी स्टूडेंट जैसा बिहेवियर है उसका, एंड शी इज बीन प्रैक्टिसिंग काफी दिन से। वो सिर्फ खुद को उसको पता है कि हाँ कितना ग्रोथ हो रहा है, और मैं कभी कभी इवैल्यूएट करता हूँ कि हाँ ये सही लग रहा है, और मैं काफी रूड हूँ इस मामले में, और काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ कि नहीं अभी भी बेस्ट नहीं हुआ है, एंड यू नो दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ यू नो म्यूजिशियन लाइक दैट। तो उस हिसाब से काफी आई वुड से शी हैज ओवरडन हर सेल्फ, मतलब जो जिस तरीके से उसने काम किया है, एंड द वे शी इज पुट इन, स्पेशली फॉर द पागल फिरे फकीरा सॉन्ग, it's amazing to listen to something like that। I think in a long time ये काफी दिन तक लोग इसको सुनेंगे, मुझे ऐसा लगता है। It's a masterpiece that she has, जिस तरीके से वोकल्स को उसने प्रोड्यूस किया है, जिस तरीके से उसने ट्राई किया है, 1 महीने से गाया है गाने को, बार बार गाया है, एंड मैं फिर भी वापस उसको बोलता था कि नहीं अभी भी सही नहीं है, अभी वापस करो, एंड शी केप्ट ऑन डूइंग इट। सेम फॉर द अपना रफ्तार वाला सॉन्ग, और रफ्तार भी जिस तरीके से आके वो लिख दिया, मतलब सच अ कैजुअल रिकॉर्डिंग, बट यू नो you guys were there, right? रफ्तार को मैंने लास्ट दिन बोला कि तुम देखो एक काम करना, तुम सुबह उठते ही आना। मैंने उसको बोला सुबह उठते तुम आ जाना। मेरा इंटेंशन ये था कि बिना ब्रश किए आ जाना। नहीं, बिना ब्रश किए मैंने नहीं बोला। रफ्तार ने ये बोला, रफ्तार ने, मुझे वोकल्स एकदम सुबह उठते जो डीप वोकल होता है, वो वोकल में मुझे, क्योंकि मुझे दिमाग में ये था कि मैं उससे गाना गवाऊंगा, बिकॉज उसका वोकल टेक्सचर बहुत अच्छा है। तो एक रैपर जब गाना गाता है तो एक बहुत
बहुत ही कूल एक चीज हो जाता है, यू नो, इट्स अ स्पोकन थिंग इन अ ट्यून पैकेज। ये ऐसा बहुत अच्छा लगता है कभी कभी। सो आई हैड दिस आइडिया, तो मैंने उसको बताया नहीं था कि उसको गाना गाना भी है, बट उसने बिना ब्रश किया उसको लगा, पता नहीं, वो भी पगलेट है आई गेस। तब he wrote the lyrics in front of you guys, वो पास हो गया, गा दिया, मैंने भी गा दिया, गाना एक दिन में खत्म हो गया। मतलब नहीं, रफ्तार मिलने आया था, and Raftar came to meet, and he was like, okay, चलो अरिजीत, and you know, he came to meet, and we were there, and Arijit said कि अब आप गाना लिख दो कि फिर हम गा देंगे, and he sat and he started writing, you know, he's like अच्छा, and we were just like, this is amazing, you know, हम immediately feedback, immediately everything, and Arijit was constantly pushing him. And then after a full night of a long night of working, we were not there when Arijit told him कि सुबह वापस आओ, and he's very excited about the song. I had a chat with him. yeah, the Raftar से song मैंने came out very well. रफ्तार का वॉइस तो मतलब अमेजिंग लगता है। क्या बोलोगे दीवाने को, तो ख्वाहिशें निभाने दो, मैं बोलूं ये ज़माने को, मुझे बोले बोले हमको बोले बदले। That is also a very different kind of a song, is it? No, it's like Which one? it's the title track. Title track. It is rap, yet it is different. And मैं तो सीरियस ही नहीं था ये गाने को लेके, ट्रस्ट मी। पहले दिन से मैंने कैजुअली लिया ना ये गाने को, मतलब आई एम सो सॉरी दैट आई हैव डन दैट, बट मुझे ना ये ईडीएम म्यूजिक मुझे सबसे मतलब इजी लगता है। आई कैन से दिस ओपनली, बट ऑफ कोर्स हाउ वी डिड इट नाउ आई विल टेल यू। तो हम लोगों ने सोचा, ये बहुत दिन से हम लोग कर रहे हैं, ऑब्वियसली ईडीएम म्यूजिक इतने दिन से सब लोग ईडीएम के पीछे पड़े हैं, तो हम लोग 2010 से ना ये म्यूजिक पे काम कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर ऐसा होता कि प्रीतम दा खुद प्रोड्यूसर होते ना, तो प्रीतम दा का जितना सारा ट्रैक आज तक आया है ईडीएम म्यूजिक, उससे कहीं गुना ज्यादा बेटर ट्रैक्स आपको सुनने मिलता है। मतलब जो ड्रॉप्स में ट्रैक्स, इतना सारा ट्रैक जो रिजेक्ट हो चुके हैं, जो बहुत अच्छा साउंडिंग ट्रैक्स है, वो सारा ट्रैक्स पे हम लोग काम कर चुके हैं एंड वी बीन हियरिंग इट। तो दिस टाइम ना फॉर अस, फॉर मी स्पेशली, आई थॉट कि मैं हार्डवेयर सिंथ्स को यूज करूंगा और आई विल ट्राई टू क्रिएट नाइस क्रिएटिव ईडीएम। थोड़ा सा उसमें ट्यून का रहे, थोड़ा सा कैचीनेस रहे, थोड़ा सा मेलोडी रहे उसमें, एंड देन लिरिक भी सिर्फ डांस के लिए ना, मतलब लिरिक्स भी ऐसा हो कि थोड़ा सा रिलेटेबिलिटी है एंड उस पे डांस कर, लाइक we have to dance to a certain kind of an emotion is not right. I feel कोई भी इमोशन में डांस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे गांव में तो मैं देखता हूँ कि बच्चे जब डांस करते हैं वो सिर्फ पार्टी करने के लिए थोड़ी डांस करते हैं, दे डांस फॉर एनीथिंग एल्स आल्सो, लाइक उन लोगों का खुद का एक ट्रिप होता है। सो एवरीबॉडी हु डांस, आई थिंक दे हैव देयर ओन ट्रिप। तो मुझे ये गाने को लेके स्पेशली यही दो चीज अलग करना था, which I am happy that lyrically Raftar has cracked it. वो एक जो एक पागलपन जो रहता है, and then we want to kind of liberate ourselves from our own created bondages, वो एक feeling आती है गाने में which gives you a pump also, even if you don't want to dance, if you want to drive also, that song gives you inspirations. And at the same time उसके जो underlay में जो tunes मैंने डाले हैं synths के, that really feels good. उसका soundscape काफी ये अच्छा लगता है, and then the way Sunny has reproduced it, उसने काफी रिप्रोड्यूस, जैसे ड्रॉप रिप्रोड्यूस किया सनी ने। आपको याद है 24-25 ड्रॉप्स का ऑप्शन भेजा था? हाँ, मैं उसी पे आने वाला था कि वो जो आप बीच-बीच में हम लोग का टेस्ट टाइप लेते रहते थे। ये 25 हुक्स हैं, आप बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है। मतलब हम लोग सुनते भी थे सर सीरियसली उसको। नहीं, ऑफ कोर्स। नहीं, एक बारी आई रिमेम्बर शुरू में जब सबसे पहले सिर्फ धुन आया एंड अरिजीत had just sing without lyrics, just a tune, and he asked, called me and said कैसा लगा? I said अच्छा,
बहुत अच्छा लगा. So it's so mesmerizing. So I'm just like, Oh, man. at that point of time, I was not like, we don't know what the final will sound, what the final voices will sound, but a lover of music, and more like, a very layman approach, very outside approach to the geniuses of your minds. I was just like, ये बहुत अच्छा है, ये ऐसे ही ठीक है, so. And then मैं बहुत सेल्फ डाउट में चली गई थी कि फीडबैक कैसे दो, मतलब इसको कैसे, how do you say that this needs to be. But I think in the process I learned, working with Arijit, and the questions that he asked, I was able to say कि उसमें वो पीस अच्छा लग रहा था, इसमें ये बहुत अच्छा है. एंड ही इज लाइक, अच्छा ऐसे कर लेते हैं. मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप करो जो आपको करना है. नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे कर लेते. हम ऐसे बहुत बैक एंड फोर्थ होते थे. एंड तो I love that because मुझे सच में मुझे डिसीजन लेने में आपको जैसा झिझक होता है ना, मुझे भी होता है. बिकॉज ये एक ओवरऑल सब लोग हम लोग हैं इसमें, सब लोग का अंडरस्टैंडिंग है तभी जाके एक प्रोडक्ट निकलेगा. मैं खुद डिसाइड करने में मुझे डर लगता है, मुझे समझ में नहीं आता बिकॉज आई एम आल्सो न्यू टू दिस. और मुझे सच में पता नहीं है कि गाने कितने लोगों को अच्छा लगे. जैसे मैं आई कैन से कि म्यूजिशियंस को अच्छे लगेंगे, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ. बट सब लोगों को हर सिचुएशन में पता नहीं कौन कैसे मूड में है. आज आज जो हालत है हम लोगों का पूरे देश में, मतलब पता नहीं कौन क्या ट्रिप में है, पता नहीं कौन क्या सोच रहा है, किस तरीके से जी रहा है, सबको क्या लगेगा ये इसका आइडिया नहीं है. बट आई फील जितने लोग हम लोग काम कर रहे हैं, एटलीस्ट वो लोगों में एक कॉमन ग्राउंड अगर बना रहे एंड देन वी डिसाइड समथिंग वुड बी safe, I feel. for me, I think it started with when I saw your film that you directed, and back to back two films, और उसका जो music and sound scope था, it blew my mind. So Which ones? Oh, the movie we made. yeah. Uh, So I was just blown away that there is a Bengali film that Arijit directed, and and as the story progressed, music, I was just blown away. And we spoke a lot about that, and that's where, this was many years ago, and that's where this journey started about composing, of. And I was like, this is amazing. It was jaw dropping, and I was just like, ये कैसे होता है, ये कैसे किया, and then Arijit was also had come to office once. And of course, when you saw some of our films, you said, the recording, the final output, you please call me, so before all of this, थोड़ा और backtrack करते हैं. It was Monsoon Shootout, मेरी एक film थी जो मुझे बहुत difficult हो रहा था to put it out in releasing, distributing, marketing. It went to Cannes. When it came back to India, बहुत लोग ज्ञान दे रहे थे, and something crossed my mind, and I was like, if we do a song with Arijit, then I will tell people they should buy this film. Okay, so I did a long text. Hi Arijit, this is Guneet. I have produced Lunchbox. I have done this. Do you think we can meet? Do you think we can discuss? Please अच्छा, sing one song. I'll interrupt. अभी ये सब टेक्स्ट उसने किया है और उसके पहले हम लोग मिल चुके हैं. हाँ, Okay. मुझे नहीं याद हाँ. उसके पहले हम लोग काम कर चुके हैं. And he has called me laughing. And he's called me laughing. Immediately he's called me back and he's laugh. And I was like, मैंने कुछ गलत क्या हुआ? He's like, do you remember? And I was like, कब, कैसे, कहाँ, इतनी अच्छी जो याद बताओ है. फिर कैसे. प्रीतम दा के स्टूडियो में हम लोग जब काम कर रहे थे तो एक फिल्म लेके आई थी मुझे, Tigers. जिससे प्रीतम दा को म्यूजिक करना था. Tigers. और उस टाइम पे we got very excited watching that film. प्रीतम दा तो थोड़ा बहुत उस टाइम पे देखा था, बट हम लोग का अलग से स्क्रीनिंग हुआ था, तो हम लोगों ने उस टाइम से हम लोग बात करते हैं. एंड देन मैंने अपने फिल्म के लिए उसको डिस्टर्ब किया है कि मुझे 2 बंदा दे दो, एक कोई राइटर दे दो, एक कोई असिस्टेंट दे दो. एंड देन उस मतलब ये सब होने के बाद शी राइट्स लाइक दैट, ऑब्वियसली आई लव हर. No, तो नहीं, मतलब of course, but I, just approaching you, of course I know that we worked and you were there, but just approaching you to sing, because just approaching you to sing for an independent movie, it was a big deal for me. It is a big deal. So I was of course very cautious about saying, I don't know the time you have, I don't know how this works, I don't know
how this can happen. So it was overwhelming, and your response was just like doubling down कि हाँ तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ, you know. And that's where this journey started कि हम, you know, एक दिन we'll work together, and how it's, you know, I think from Pal to Lamha, how this journey has been over the years of knowing each other as filmmakers, you know, as people, is been beautiful. तुम हंस रही हो और अच्छी अच्छी बातें कर रही हो, लेकिन ये तो लगा होगा कि ये दो पागल आदमी गाना बना रहे हैं, एक इधर गांव में बैठा है, एक उधर गांव में बैठा है। वही सोच रही थी कि आप दोनों जो सही अलग से अलग बता गांव में बैठे हुए हो। अब सही बता दो तुम, मतलब जो chewed off all your nails, I'm sure। नहीं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स थे कि जब हम्म। समझ नहीं आता था कि कैसे कहाँ जाए, इतना मतलब कैसे खत्म होगा ये, कब होगा, ये होगा कैसे, सच्ची बहुत ऐसे मोमेंट्स थे। बट आई थिंक इट्स जस्ट बीन सो मच, एक वो होता है ना कि इतना मिला है, इतना अबंडेंस में मिला है, प्यार और इतने खूबसूरत गाने। आई मीन गाने तो मतलब चलो ये, बट इट्स मोर अबाउट द जर्नी दैट वी ऑल हैड, यू नो। वैसे बैकग्राउंड ट्रैक नीलेश भाई, इसका जो म्यूजिक बना रहे थे हम लोग, अरे तो अद्भुत। लिखने के बाद जब वो शूट कर रहे थे तो वो एक पूरी अलग प्रोसेस होती है, मतलब उसका सब टेक्स्ट और एक्टर्स के साथ मिलके, राइट। और उसके बाद इतना आसान नहीं होता है कि उसको समझाना किसी को, कि जैसे जो सबसे हमें मुश्किल पड़ रही थी कि उतना पोर्शन जब तक संध्या को फोटोग्राफ नहीं मिलती है, उससे पहले जो वो हरकतें कर रही थी या उससे पहले की जो कहानी थी वो क्या है। अब हम दोनों बैठे हुए हैं, अरिजीत और मैं और ये, वी आर, बिकॉज इट्स सच ए कॉम्प्लेक्स एंड नुआंस्ड इमोशंस, यू नो, एक दूसरे से उलझे हुए। आप उसको ना कॉमेडी कह रहे हैं, आप ना उसको ड्रामा कह रहे हैं, ना वो एक्शन है। अब ये क्या है? मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़ा समझाने की, ये कैरेक्टर वो कैरेक्टर, एंड फाइनली अरिजीत सेज ये तो जो है ये किसी इंस्ट्रूमेंट की साउंड है ही नहीं मेरे पास, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जिससे इसकी साउंड निकले। और ऑल्सो जो रेफरेंस म्यूजिक के साथ जो हम एडिट कर रहे थे, और वो जो स्ट्रगल था, एंड एक्चुअल बीजीएम, एंड एक बहुत ही एक ट्रेडिशनल फीडबैक आ रहा था कि ये पिक्चर is about death, but there are all these subtones of comedy which is completely muted, you know. And it is Sandhya's journey of all 7 phases of grief, from denial to acceptance, which is never spoken about, you know. And so I genuinely think the BGM of this film is genius piece of work, and was very, very tough. Absolutely, but what I was talking about was the first portion. हमें खुद सब कुछ बनाया हुआ है, लिखा बनाया सब कुछ हुआ है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, शब्द नहीं दे पा रहे हैं, और उसको म्यूजिकली इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। सो लाइक अरिजीत वाज सेइंग कि ये तो पियानो नहीं बज सकता ना, यहाँ पे अच्छा लगेगा तो पियानो नहीं बज सकता। तो वहां तक तो बात समझ में, इन्होंने ये तक कह दिया कि कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं जिससे मतलब ये बनेगा, तो अब मैं ही बनाता हूँ इंस्ट्रूमेंट इसके लिए। That was such a मतलब beautiful point, and then he actually worked. He designed something. I still don't know कि आपने क्या नाम लिया था, hunky dory something like that. नहीं एक्चुअली तो काफी सारा सैंपल साउंड रिकॉर्ड किया हम लोगों ने उस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम में। एक अच्छी बात ये थी कि लोग रास्ते में नहीं थे, तो काफी साउंड प्रूफ गंज बन गया था मेरा। तो उसमें जूम रिकॉर्डिंग्स थोड़ा सा इजी पड़ा हम लोगों को। और बो से जो वायलिन का बो है, बो से हम लोग कोशिश कर रहे थे, जैसे मेटल बोल हो गया, फिर वुडन ब्लॉक हो गया, ये सबको बो से बजा रहे थे। जैसे आयरन गेट हो गया ऑफिस का, आयरन गेट को, जो आयरन गेट का जो साउंड है वो साउंड को लेके, एंड यू नो जो भी अवेलेबल साउंड्स है जो घर पे होते हैं, जो संध्या के घर पे मुझे दिख रहा था, और जैसे कुआं दिख रहा है तो पानी का जो एक साउंड है उसको इमिलेट करके, यू नो, उस कंस्ट्रक्शन साउंड हो सकता है, थोड़ा इमेजिनेशन लगा के ओवरऑल साउंडस्केप में क्या हो सकता है, वो सारा साउंड को मैंने सैंपल किया, और उसको ट्यून में, जो ट्यून में है वो ट्यून में सैंपल करके मैंने उसको फिर डिजिटली प्रोग्राम किया। तो जैसे ग्लास जैसा इफेक्ट आता है जो हमेशा बजता रहता है, जो जैसे वो कंफ्यूज्ड होती है
और बहुत इमोशनल भी हो जाती है, तो एक ग्लास जैसा इफेक्ट आता है, जैसे ऐसा लगता है कि ग्लास को बजाया हुआ है। तो जो चाइनीज बोल है, वो चाइनीज बोल में पानी डाल के उसको बो से सैंपल किया है, एंड यू नो दो साउंड्स आर देयर। तो उस तरीके से आई थॉट कि ये क्योंकि काफी इंटरनल है मामला, मैनिफेस्ट नहीं होता है, मतलब संध्या का पूरा जो ये इमोशंस वो दिखाती है, जिस तरीके से एक्ट करती है, वो सारा कुछ बहुत इंटरनल है, वो क्योंकि बोलती नहीं है। और इंटरनल साउंड्स कैसा होगा, इंटरनल साउंड्स वही होते हैं ना जो जैसे हम लोगों को बीच बीच में सुनाई देता है कान में अंदर से, और वो काफी फ्रीक्वेंसी बेस्ड होता है। इट्स मोस्टली साइन फ्रीक्वेंसीज एंड यू नो अदर फ्रीक्वेंसीज, ट्रायंगल्स एंड यू नो स्क्वायर, ऐसे सारे थिंग्स बेसिकली सिंथ साउंड्स। तो वो उसको दिमाग में रखते हुए आई थॉट कि सिर्फ वही साउंड से अगर मेलोडी हो सकता है। एंड देन टॉप अप ये था कि हमटू दा, मतलब अपना निर्माल्य दे जिसने फ्लूट बजाया, और तार इंस्ट्रूमेंट में जिसने बजाया तापस रॉय, तापस दा। सो दो इंस्ट्रूमेंट उस पे ऐड होके फिर इमोशंस को प्रॉपरली फिर एक स्पीच मिल गया, कि वो इमोशन का एक लेयर सेट हो गया, एंड देन यू हैव अ नैरेटिव टू द थिंग। तो उस हिसाब से आई थिंक इट वर्कड आउट। काफी कंफ्यूजिंग था, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि फाइनली वर्क करेगा नहीं करेगा, बट छोड़ दिया था मैंने, मैं खुद कर ही नहीं रहा, मैं तो ठीक है देखा जाएगा। मैं तो सिर्फ वेट करता था कि आपको क्या लग रहा है और गुनीत का क्या रिप्लाई आ रहा है, मैं सिर्फ ये देखता था। नहीं, बट इतना ये जो लॉकडाउन में जो सिम्फनी बना है, हाउ वाज, आई मीन आई एम आल्सो क्यूरियस, हाउ वाज योर प्रोसेस सिम्फनी का प्रोसेस बहुत मुश्किल था। in the lockdown, वेरी because वेरी you're not in one room and you know So actually, I think there is a long, and the final reel in the climax, the entire music piece is, I think, around 8 minutes, one go, or it's more than that. It's around 10 more than minutes. that, it's more than that. सर आपका रील देखो, आपका लास्ट रील जो है पूरा म्यूजिक ही है इसमें। तो लास्ट रील ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का था। तो हम लोग मतलब सारा म्यूजिक को एक साथ जोड़ दें तो 15-16 मिनट का कंटिन्यूअस म्यूजिक है। Because there were hardly any dialogues in that last reel. एवरीथिंग वाज म्यूजिक। वो एक इकलौता रील था जिसमें कार्पेट जैसा हम लोग करने वाले थे, और पूरा सिम्फनी था। तो वो काफी मुश्किल था। उसमें जिम सत्या ने बहुत बहुत ज्यादा हेल्प किया है, उसने ऑर्केस्ट्रेट करके दिया मुझे कुछ सारा कॉम्पोजिशंस। मैंने एक तो कंपाइल किया जितना सारा थीम्स था, क्योंकि सब कुछ सर्कल हो रहा था, सारा कैरेक्टर्स का फाइनल पॉइंट आ रहा था, तो लास्ट बार देख रहे थे सारे कैरेक्टर्स को। तो वो सारे कैरेक्टर्स का जितने भी रिलेशंस में जो भी पीसेस है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, ताकि वो सारे नैरेटिव वापस से सर्कल में वापस से सही लगे, नैरेटिव में आ जाए, कनेक्ट हो पाए, वो सब भी कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद उसका जो काउंटर पार्ट्स है, काउंटर पार्ट्स जितना हो सकता है करके एक स्ट्रक्चर बना के आपको मैंने पहले भेजा था जी जी कि ये ट्यून जैसा लग रहा है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू दिस। तो फिर जिम को भेजा। जिम सत्या प्रोग्रामर है, ही इज बीन वर्किंग फॉर अस, मतलब ही इज बीन वर्किंग फॉर प्रीतम दा, बहुत बैकग्राउंड म्यूजिक पे उसने काम किया है। जैसे बर्फी में ही हैज वर्कड, जग्गा जासूस में ही हैज वर्कड, सो ही इज अ ब्रिलियंट म्यूजिक प्रोड्यूसर। तो उसने फिर पूरा कॉम्पोजिशन को लेके फिर ऑर्केस्ट्रेट करना चालू किया। देन वी डिसाइडेड, वो बैक एंड फोर्थ किया, वो भेजता था मुझे, और वो रात में 10 बजे भेज के फिर सोने चला जाता था, और मैं सुन के पूरा उसका जितना भी नोट्स है सब बना के वापस जो भी नोट्स डालना है वो सब करके मैं सुबह उसको भेज के सोने चला जाता था, और फिर उठ के वापस काम करता था। इस तरीके से कंटिन्यूअस काम हुआ। एंड देन फाइनलाइज होने के बाद फिर वी डिसाइडेड कि अच्छा एक सिम्फनी से हम लोग को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डेड इन बाहर में सिंगापुर में हम लोग शायद से। एंड देन फिर उसके बाद तो बहुत अच्छा लगा था व्हेन द रिकॉर्डिंग्स केम। तब तक मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था क्योंकि लाइव इंस्ट्रूमेंट्स थे नहीं उसमें, तो मुझे पता चल रहा था कि सही नहीं लग रहा है, कुछ जगह इमोशनली और अच्छे होंगे, तो वो सब फिर सही हो गया। वी वर वेरी हैप्पी कि हम लोग बिना गए भी वो चीज उन लोगों ने करके दिया। वो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली जो म्यूजिशियंस ने बजाया वहां पे, दे आई थिंक दे अंडरस्टूड व्हाट वी वांटेड, एंड इमोशनली दे आल्सो यू नो डिड अ ग्रेट जॉब। कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था उन लोगों के साथ, जस्ट ट्रैक भेज दिया और
बोला कि हाँ ये पीसेस है, और ऑब्वियसली टेक्निकली सारा कुछ भेजना पड़ता है, जैसे शीट्स, क्यू शीट्स भेजना पड़ता है, नोटेशंस अलग से, सारे इंस्ट्रूमेंट्स का अलग भेजना पड़ता है, फिर एक टाइपिस्ट होता है, कॉपिस्ट होता है, उसको भेजना पड़ता है, एंड देन एक ऑर्केस्ट्रेटर होता है वहाँ पे, फिर कंडक्टर होता है, वो सीखता है, एंड देन दे रिहर्स एंड देन रिकॉर्ड, I think it is so रिकॉर्ड इसके साथ करके। सो ह्यूज प्रोसेस, मतलब मैं वहाँ पे होता तो ये 2-3 दिन का काम है जो सीरियसली हमको करना पड़ता है। वी हैव डन दिस बिफोर, बट ऑब्वियसली ये पूरा भगवान भरोसे, एंड देन हो गया ये, एक्चुअली भगवान के लिए ही हुआ है ये, हम लोग divine will at play. क्या ही नहीं है, आई डोंट फील But आई हैव डन एनीथिंग। I just want to say that it is just so beautiful, that it is so priceless. You know, this journey of putting Paglet together, and Nilesh sir, you gifting the lyrics. And Arijit, you've gone all out to get chun chunkar musicians, singers around the world. It's beyond what we asked for, and it's beyond what we imagined on this journey, and it is just magical. So, really, thank you for your Yes. thank you for your words. Thank you for the grace and the abundance of joy that you guys have given and been a part of this. You know, it's been मतलब ये journey हम लोगों ने कहीं 2 साल तो जिए, उसमें से 1 साल तो लॉकडाउन था. नहीं, बट वो एक साल में इतना मजा आया ना लॉकडाउन, मतलब मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि मुझे काम था। आप समझ रहे हो ये कितना बड़ा बात है कि आपके पास काम है करने के लिए, मतलब यू आर नॉट जस्ट सिटिंग एंड यू नो यू क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर योर माइंड टू जस्ट डू व्हाटएवर विद यू एंड स्पॉइल यू अप, और कुछ भी हो सकता है, हम लोग काम नहीं करेंगे। और ये काम रहा मेरे पास जो मुझे अच्छा लगा करके, मुझे मेरे दिल में कभी ये नहीं लगा कि मैं ये काम जबरदस्ती कर रहा हूँ। एक अपने आप में कितना ब्लिसफुल फीलिंग है, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर इट। पूरा साल बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। Thank you. Yeah. One of the most magical things that Arijit said when he delivered the whole, which was last week, he delivered the whole album, and he said, "Mera kaam ho gaya. What's next?" And I was just laughing. I was just like, I know how much you have given, and just for this, just this, you know, this huge, huge heart that both of you have had for Paglet. Thank you for opening your hearts. Really, thank you. No, and also Nilesh ji, I want to tell you, आप मतलब आप ये पूरे, मैं आपको बोला है ये पहले एक बार, जितना सारा लिरिक है ये प्लीज आप पोएम के हिसाब से you should recite and do something to it. These are gem lyrics, मतलब कुछ बता नहीं सकते इसको। थोड़े कम अजनबी, especially the line you've captured, थोड़े कम अजनबी is you know unthinkable. एक तो बनता है तरीके से आपने रिपीट पे वो हैमर किया है, is एक mind blowing the way you done it. अरिजीत, एक चीज तो बनती है कि नीलेश भाई एक बार सुना तो दीजिए जो लिखा है। नहीं अरिजीत नहीं आप सुनाइए, मैं मेरा तो सुन ही रहे लोग गाना। अब जब हमारी 1.5-2 साल की जुगलबंदी चली है तो फिर थोड़ा मतलब जाते जाते जुगलबंदी हम भी देखें। And just for this thing, that also with all of this, excited कि कुछ 203 million subscription based Netflix पर ये launch होगा, which is across 190 countries. So, 26 March, where the whole world sees. 26 March. We are very happy that Paglet is coming on Netflix. Yes, absolutely. I am really happy that it is on Netflix. Like Netflix is. अरिजीत, यहाँ पे नीलेश भाई की एक लाइन याद आती है, मैं रंगरेज कुम्हार भी मैं भी मुझे और किसी की नफरत मैं हूँ, प्यार भी मैं हूँ। मैं वो पढ़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल, पढ़िए सर। मैं ढूंढ रहा हूँ अपने नोट्स में, पहले आप ढूंढिए और आप प्लीज अपना इंस्ट्रूमेंट ट्यून कर लीजिए थोड़ा। सर मेरा इंस्ट्रूमेंट ट्यून है। वाह क्या बात है।
मन है कलंदर, मन है जोगी, मन जो चाहे मन की होगी। फिर क्यों मन ने झूठ को पूजा, दुख तकलीफें सारी भोगी। कभी सदियां, कभी लम्हा, कभी मुश्किल, कभी आसान, कभी रूठी, कभी झूठी, कभी पूरी, कभी टूटी, कभी जुगनू, कभी तारा, कभी कम कम, कभी सारा। है बोले जिंदगी मीठा, पर इसका स्वाद है खारा। रत्ती रत्ती माशा माशा, तिनका तिनका टूटी आशा। भोले हैं हम, समझ ना पाए दुनिया का ये खेल तमाशा। पागल पागल फिरे फकीरा, रेत में देखो ढूंढे हीरा। जोगी कोई जंतर मंतर फूके तो कम होवे पीरा। पागल पागल फिरे फकीरा। आंसू चांदी, दर्द है सोना, धूप का टुकड़ा, याद का कोना। मन कठपुतली, मन है खिलौना, ले फिरता रिश्तों का बिछौना। आंखों में ये झांक रहा है, मन का गडरिया हाँक रहा है। अमृत बेचा करता था ये, जहर की पुड़िया फांक रहा है। फेंको मुखौटा, चेहरा देखा, भेस बदला धीरा धीरा। टूटे लफ्जों को जोड़ा है, कविता अब कर लेगा कबीरा। पागल पागल फिरे फकीरा। मैं रंगरेज कुम्हार भी मैं हूं, मैं रंगरेज कुम्हार भी मैं हूं। नफरत मैं हूं, प्यार भी मैं हूं। मुझ में सारा सत्य बसा है, कण हूं मैं, संसार भी मैं हूं। क्या बात है। पुनर्जन्म की रस्म करेंगे, रूह को अपनी भस्म करेंगे। मरघट में भी फूल खिलेंगे, ऐसा कोई तिलस्म करेंगे। रत्ती रत्ती माशा माशा, तिनका तिनका टूटी आशा। भोले हैं हम, समझ ना पाए दुनिया का ये खेल तमाशा। पागल पागल फिरे फकीरा, रेत में देखो ढूंढे हीरा। जोगी कोई मंतर जंतर फूके तो कम होवे पीरा। पागल पागल फिरे फकीरा। खुद को तोड़ा, खुद को बनाया, खुद को रंगा, खुद को सजाया। खुद का सांचा फोड़ दिया है, खुद को फिर से जोड़ लिया है। फेंक मुखौटा, चेहरा देखा, भेस है बदला धीरा धीरा। लफ्जों को जोड़ा है, कविता अब कर लेगा कबीरा। पागल पागल फिरे फकीरा, रेत में देखो ढूंढे हीरा। जोगी कोई जंतर मंतर फूके तो कम होवे पीरा। पागल पागल फिरे फकीरा। क्या बात है। This is crazy. This lyric बहुत- is बहुत- I got goosebumps. mind. I got goosebumps listening to it once again. Always. बहुत सुंदर। अरिजीत सुनाओ भाई कुछ। मैं क्या सुना बताइए, थोड़े कमजोर नहीं सुना। हाँ हाँ प्लीज। हाँ।
वो वाला कौन सा वाला? कौन सा वाला? चिरैया वाला जो लेते हो तुम भी? ओह वही वाला। हाँ ओके, मैं वो स्किप कर रहा था। हाँ, वही तो है कमाल। दिल चिरैया ओ चिरैया चिरैया नई बातें बोले हमका मुस्कुराए हम क्यों बेवजह ताका जाके रोका टाकी करता जाए दिल जिद पे अड़ा मैंने ना की इसने हाँ की धूप छाँव बूंद साथ कभी भूल भुलैया में मिल जो जाते रास्ते तेरे मेरे सभी ख्वाहिशें नहीं होठों की मुंडेरों पे छिपी है ढेरों छोटी छोटी सी खुशी थोड़े से कम अजनबी अच्छी सी लगी है जिंदगी। सत्यम शिवम सुंदरम, बहुत बढ़िया। थैंक यू। सो नाइस, सो नाइस, सो नाइस। थैंक यू। और क्या सुनाना है मतलब? सारे गाने सुना देता हूँ। जो नीलेश भाई ने जो लम्हे लिखा है ना, हाँ, लम्हा भी सुनाता हूँ। वो एक्चुअली सिंगर्स को लेके मैं करने ही वाला हूँ एनी विच वेज, ये एक लम्हे का वीडियो में करूंगा। आपने कैसे लिखा है उसको? मतलब वो चलता जाता है I was so excited listening to the composition, the lyrics, and finally the way it was rendered. मैं सोच रहा था मुझे क्यों नहीं बताया इन लोगों ने, ये क्या चल रहा है? मैंने आपको इसीलिए नहीं भेजा क्योंकि ये लिटरली मास्टर के 3-4 दिन पहले ही रेडी है। लेकिन कितना अच्छा है, कितना बहुत खूबसूरत। how did the writing flow, Nilesh bhai, in this? आई थिंक इसमें जो हमारा इंटरेक्शन, एक आज़ादी थी कि कहानी की बंदिश नहीं थी, लेकिन फिर भी हम उसके पास रखना चाहते थे। और तो वो जो 1-2 आइटरेशंस भेजे थे, फिर हमने जो लम्हा का थीम था, और फिर उस पे अरिजीत आल्सो सजेस्टेड कि लेट्स वीव इट अराउंड दैट एंड दैट सॉर्ट ऑफ जो हमारे पहले गाने का कीवर्ड था लम्हा। करेक्ट, लम्हा, एग्जैक्टली। करेक्ट सर। अरिजीत लम्हा सुनते तो लम्हा ओके, 1 सेकंड। न जाने
ये जगह से ना संध्या थीम का जो कनेक्शन है, देखो तो दिल उड़ जा रे का भी कनेक्शन है इसमें. दिस बिकम्स लाइक अ सिटिंग नाउ आफ्टर द फिल्म इज रिलीज्ड. So बट how would it transition to that song? बट देखो ना कैसे ट्रांजिशन है. हाँ. और उसके बाद फिर ना ना रे रे ना ना, ये आता है ना. उसके जगह पे ना 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 रे रे रा रे रा. This becomes the theme of the Sandhya Akanksha scenes. And then da re ra ra, ये है. इट्स द सेम सॉन्ग, बट सिर्फ वो जो थीम है, वो थीम को सिर्फ लेते हुए बिल्डअप किया हुआ गाना है, सो दैट वो एक बेसिक कॉमन ग्राउंड सही रहे, संध्या के पर्सपेक्टिव से भी और आकांक्षा के पर्सपेक्टिव से भी, कि वो दोनों का एक कॉमन ग्राउंड तो है. इसीलिए मुझे लगा कि ये जरूरी है करना. बहुत सुंदर है. थैंक यू. सर्वगुण संपन्न है इसमें आई सब. फेल्ट वेरी गुड. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. नीलेश जी के साथ मैंने बहुत ये किया है, मतलब मैंने उनको रात रात में फोन किया, सर प्लीज आज तो भेजना ही पड़ेगा. आज तो भेज दो. और आप किसी को चेस कर रहे थे. हाँ, अरे 100% फुल ऑन. नीलेश जी को मैं चेस कर रहा था फुल ऑन. मैं छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ बिफोर वी एंड. हाँ. में क्या हुआ कि पेंडेमिक के दौरान सारी बातें हमारी फोन पे होती थी. तो होते करते मतलब इतने अरसे में हम लोग एक दूसरे की आवाजों से इतने वाकिफ हो गए कि ये भी पता चल जाता था कि कौन टेंशन में है, कौन स्ट्रेस में है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है. तो आखिर करते करते वो मौका आ गया था कि जब नेटफ्लिक्स कह रहा था भाई अब दे दो पिक्चर देख लो. तो वो जो बैकग्राउंड पीसेस आए हुए थे उसमें फाइनली 16 पीस करने थे एक जगह पे, और कुछ हो चुके थे और मेरे ख्याल से 16 के करीब बचे हुए थे जो रिवर्क होने थे. 16 से 20 तक थोड़ा थोड़ा काम था. 16 प्रॉपर काम था और 3-4 पे रिवर्क था. तो मैं जब अरिजीत के साथ बात करता था अपनी समझ में बड़े संयम से बात कर रहा होता था कि मतलब आवाज में बुलंदी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस और वो सब. तो मैंने पूछा कि अरिजीत हो गए क्या, कितने ट्रैक्स हो गए अरिजीत, कब तक आ रहा है, कल सुबह आ जाएगा. नहीं सर अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो मैं सोच रहा था उसके बारे में. मैंने कहा अच्छा आप सोच रहे थे, अच्छा अच्छा अच्छा. एंड देन यू नो ही वेरी स्वीटली सेज सर, और मेरा जब स्वीट मैं जब बोल रहा था तो मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ. एंड ही जस्ट हर्ड माय वॉइस एंड ही सडनली बिकेम अ डिफरेंट पर्सन एंड वेरी रीअश्योरिंगली सेइंग सर आप प्लीज प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ये कल भेज रहा हूँ सारे ट्रैक्स. तो मुझे ये लगा कि इसने मतलब कैसे एहसास कैसे हो गया कि ये तो बात चल रही थी लेकिन यू नो द टोन सडनली ही न्यू दैट देयर इज समथिंग सो सीरियस हैपनिंग एंड देन नेक्स्ट डे ही डिलीवर्ड. और बहुत छोटे से ना इनकी भी एक सीक्रेट बता दो, हल्के से इन्होंने मुझे बताया सर हम लोग करके रखते हैं, सब सोच के रखते हैं लेकिन मन नहीं करता है, मन करता है थोड़ा थोड़ा करेक्शन हो जाए. कोई करने देता है हम करते रहते हैं. So that was so sweet of him, and just to say that you know we became so close to each other that we were able to decipher one note इधर उधर जा रहा होता है तो समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है दिमाग में. So it was thank you all of you, Guneet, Arjit and Nilesh bhai. It was so wonderful. Thank you.